देखिए, बीजेपी बार बार ये कह रही है, पीएम ने भी कहा कि यूपी में झूठ फैलाया विपक्ष ने। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। मैं कह रहा हूँ जिन जिन लोगों ने बैटिंग की, जिन जिन लोगों ने बीजेपी की चिलम भरी, हमारे यहाँ पर देहात में कहावत है, वो सब लोग, वो सारे दल बीजेपी ने समाप्त कर दिए। समय रहते वहां पर कोई भी मजबूत कैंडिडेट होता, वही मोदी जी को हरा देता। प्रियंका जी तो कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हरा। लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां थीं वो अब हो चुकी हैं समाप्त। अब केवल विश्लेषण ही बाकी है। अब जो तमाम नेतागण हैं, जो तमाम प्रवक्ता हैं, वो कि सिर्फ इस बात का विश्लेषण लगाने में जुटे हुए हैं, इस बात का आकलन लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर यह सरकार कब तक टिकती है। क्योंकि आपको पता है कि यह सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनी हुई है, ये बैसाखियों के सहारे से बनी हुई है। अब वो बैसाखी कब हट जाएं, कब निकल जाएं, कब सहारा छोड़ दें, ये कोई समय ही बताएगा। ये तो फिलहाल आगे की बात है। लेकिन अभी जो चुनाव के दौरान जिन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, उन मुद्दों की बात करें तो इस डिबेट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो वाराणसी में मुद्दे बनाए गए, जो अन्य प्रत्याशियों को भी मौका नहीं मिला, जैसा कि अभी श्याम रंगीला का भी वहां से जो मतलब नाम दाखिल करने के लिए तैयार थे, वहां पर उनका भी नाम निर्देशन पत्र नहीं, तो ये भी एक मतलब उसके सवाल के घेरे में लाता है कि किस प्रकार से इसमें जो विश्लेषण करने के लिए जा रहे हैं इस डिबेट में। आप देखिएगा कि किस तरह से जो मुद्दे बनाए गए हैं, जो अलग अलग तरीके से, जो धर्म का कहें या मतलब मंदिर मस्जिद कहें और भी अन्य जो मुद्दे हैं, इस डिबेट में पूरा आप देखिए किस तरह से हमारे जो विश्लेषण है, प्रवक्ता हैं और जो हमारे पत्रकारगण हैं, वो किस प्रकार से बता रहे हैं कि देश में कौन कौन से जो सरकार ने मुद्दे उपयोग किए हैं। 2 मुख्य आरोप है उनके, आलोक जी। एक तो वो कह रहे हैं कि आप लड़े भी तो दूसरे के कंधे पर लड़े। 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं, आपकी 6 आई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है, जिसमें उनके मीडिया सेल के हेड ने यह भी लिखा है ट्विटर पर कि तेलंगाना से तो खुला ऑफर था और मुख्यमंत्री साहब वहां कह रहे थे कि प्रियंका जी आए यहां पर लड़े। राहुल गांधी ने उन्हें वहां लड़ने नहीं दिया। रायबरेली में भी डरे हुए थे, वायनाड में वोटिंग होने के बाद वहां पर अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया। तो रास्ते में आना बंद करें प्रियंका गांधी के राहुल गांधी, ये कह रही है बीजेपी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी जी तो इतने कमजोर हैं कि 2014 में 2-2 सीटों से लड़े थे। तो अब मैं कहना लगूं कि वो भगोड़े हो गए थे वडोदरा से। मुझे लगता है शब्दावली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। किसी सांसद के लिए, जीते हुए के लिए मूर्खता का शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वापस आता हूं, उन्होंने कहा सपनों में जी रहे। अरे भी सपनों में तो 10 साल तक पूरा देश जीता रहा और उसी का रिजल्ट आया कि जो जिस तरह से तमाम चीजों का दुरुपयोग करने के बाद भी आप बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाए हैं और उसमें भी तमाम चीजें आ रही हैं। सपनों में तो सपने तो आपने दिखाए थे 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और 2 करोड़ रोजगार और किसान की आय दुगनी और पता नहीं कौन कौन से सपने दिखाए थे। लेकिन मैं भी और अंजना जी आप भी बनारस में रहे थे। बनारस की हालत ये थी कि शायद हमें भी अंदाजा नहीं था कि जनता इतनी नाराज है। जनता इतनी नाराज थी कि मुख्य मुद्दों पर, जिस भी मुद्दे पर जिस भी व्यक्ति से बात की उसी ने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कराया। यहां तक कि बनारसी लोग ये कह रहे थे कि 2 सांसद प्रतिनिधि 10 साल में आए, वो भी दोनों गुजरात से आए। एक ने तो पूरा भ्रष्टाचार फैलाया, तांडव किया, वहां पर जमीनों का अंबार लगा दिया गंगा के किनारे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बनारसियों को तो इस लायक भी नहीं समझा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रख लें। वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल हॉस्पिटल में कितने दिनों से हड़तालें चल रही हैं। जो हड़ताल का पक्ष भी रखता है, विरोध भी करता है, सबको नोटिस चले जाते हैं। यहां तक के वहां पर विकास के नाम पर केवल और केवल कुछ मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों के तोड़ने के साथ साथ वो जितने पुजारी थे आज तक भी नाराज हैं। कहते थे हम क्योटो बना देंगे। हालत यह है कि क्योटो बनाने के चक्कर में वो टोटो सिटी बना दी इन्होंने। हम कह रहे हैं कि विकास किया होता, काम किए होते तो प्रशासन के दबाव में 33 लोगों के नॉमिनेशन आपको कैंसिल नहीं कराने पड़ते। श्याम रंगीला जैसा एक व्यक्ति जो केवल मिमिक्री करता है, हंसी मजाक करता, उसके ऊपर उसको वहां पर नॉमिनेशन नहीं भरने दिया गया। और यहां तक कि शंकराचार्य जो हिंदू महासभा पूरी तरह से विरोध में खड़ी थी, वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी, उसको भी नहीं उतारने दिया। तो प्रशासन का, धन बल का, हर तरह का दुरुपयोग हुआ। अन्यथा मोदी जी का जिस तरह का वहां पर ग्राफ था और जिस तरह का वहां पर लोगों की जनभावना थी, मैं समझता हूं कि अगर समय रहते वहां पर कोई भी मजबूत कैंडिडेट होता, वही मोदी जी को हरा देता। प्रियंका जी तो कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हराती हूँ। बात तो सही है। किस पार्टी में, किस कैंडिडेट, अजय राय में क्या प्रॉब्लम है? एक सवाल है आपसे, अजय राय में क्या प्रॉब्लम है? अजय राय लड़े, आप मतलब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मनोबल ऐसे क्यों गिरा रहे कि वो लड़े तो हार गए
और प्रियंका जी लड़ती तो जो मतलब कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो पता नहीं कितने की। अब चुनाव लड़ेंगी तब तो पता चलेगा। देखिए अंजना जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैंने अजय राय जी को किसी भी रूप में कम नहीं आंका है। अजय राय जी ही हैं जिन्होंने 1.5 लाख के मार्जिन के करीब मोदी जी को लाकर छोड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि आकलन शायद ग्राउंड का उतना नहीं था कि मोदी जी से लोग इतने नाराज हैं। पहले तो सब लोग कहते थे कि मोदी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे चारों तरफ की सीटें जीत जाएंगे। आज उल्टा हो गया है। बनारस के चारों तरफ के कैंडिडेट कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गए। मोदी जी की वजह से सब हम हार गए, क्योंकि बनारस केंद्र बिंदु था और बनारस में मोदी जी की बहुत भयंकर नकारात्मकता थी और इसी नकारात्मकता की वजह से हम चारों तरफ हार गए। तो साला होना ही। अब अजय राय जी के ऊपर आता हूं मैं। अजय राय जी ने, क्योंकि पूरे प्रदेश में 17 सीटों पर थी, चुनाव लड़ रहे थे वो, मुझे लगता, मैं केवल ये कहना चाहूंगा 17 सीटों पर चुनाव लड़वाना एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए और अपनी सीट पर फोकस करना, दोनों में फर्क होता है। अगर उनको भी 2-3 महीने पहले कह दिया जाता कि तो केवल प्रियंका जी कैसे फोकस करती, वो तो रायबरेली में फोकस कर रही थी, यात्रा पर फोकस कर रहे थे। आलोक जी, प्रियंका जी भी तो अमेठी रायबरेली पे फोकस करी थी। 10 दिन तो उन्होंने वहां पर कैंप किया जाकर राहुल गांधी को जिताने के लिए। अंजना जी, स्टार कैंपेनर होना और प्रदेश अध्यक्ष होना दोनों में बहुत फर्क है। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी रहती है। 1 महीने पहले तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष बिजी थे। मैं समझता हूं कि स्टार कैंपेनर उन्होंने कर्नाटक में भी खूब प्रचार किया, हिमाचल में भी किया, जहां पर भी उनको मौका मिला या पार्टी ने कहा, उन्होंने, प्रियंका जी ने चुनाव प्रचार किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अजय राय जी को 3 महीने 4 महीने पहले फ्री हैंड देके और लड़ाया जाता तो मोदी जी को वो भी निपटा देते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, बीजेपी बार बार ये कह रही है, पीएम ने भी कहा कि यूपी में झूठ फैलाया विपक्ष ने, आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाई फेक वीडियोस के जरिए। पीएम ने कहा कि जबकि हर जगह वो भाषण में कहते रहे कि आरक्षण नहीं हटाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं, आरक्षण लागू रहेगा देश में। दूसरा, वो कहते हैं कि मुफ्त के पैसे देने की बात, वो जो 1 लाख रुपए वाला कांग्रेस का रसीद लेकर सब लखनऊ दफ्तर में पहुंचे, झूठ की वजह से आपकी तरफ लोग गए। देखिए, हमने कभी किसी मैनिफेस्टो का जनता जानती भी है। कुछ भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोगों को भेज दिया जाए तो इसका मतलब नहीं है कि जनता बाकी सब जो है वो समझ नहीं रही थी। हमारी सरकार आती तो स्वाभाविक है हम जरूर करते उस काम को और जनता इस बात को जानती है। दूसरी बात यह है कि झूठ तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने फैलाया इस पूरे देश के अंदर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने में हो, चाहे मैनिफेस्टो को लेकर हो। मतलब देश के प्रधानमंत्री मछली से शुरू हुए और मुजरे तक पहुंच गए और आरोप दूसरों पर लगाए जा रहे हैं। कुछ समझे दया। देश के प्रधानमंत्री के झूठ और अहंकार को देश समझ चुका है। इसीलिए बनारस में उनकी जो अभी जीत भी है वो पराजय से भी खराब है। देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद आपकी ये सिचुएशन हो गई कि प्रशासन के बल पर आपको बहुत लोगों के नॉमिनेशंस रिजेक्ट कराने पड़े। हार से भी बदतर सिचुएशन है। पिछले 10 दिन से 15 दिन से मां गंगा का नाम सुनाई नहीं दिया है। अब बात आती है कि किसने झूठ फैलाया कि हम लोग इसमें संविधान में परिवर्तन करेंगे और 2/3 बहुमत चाहिए, 400 सीट चाहिए। ये हमारे स्टेटमेंट तो नहीं थे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने क्या क्या कहा और राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एक सांसद प्रतिनिधि ने क्या क्या कहा, वो पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो असली मंशा थी वो देश के सामने आ गई। अब मलूक भाई भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी 5 साल तक वो मायावती जी के बारे में माला जपते थे इसी टीवी चैनल पर बैठकर, उसी पार्टी को छोड़कर चले गए। अब वो मोदी जी कर रहे हैं। तो खैर कोई बात रही होगी। 5 साल आप सांसद रहे, आपने काम किया या नहीं किया, आपको तो लड़ना चाहिए था। चाहे बसपा से लड़ते चाहे इंडिपेंडेंट लड़ते, जनता तय करती है आपको कितनी वोट मिली। दूसरी चीज, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री तब भी बैटिंग करते थे मोदी जी के लिए। ये तो फ्री स्टाइल बैटिंग करते थे आलोक जी, अगर आपको याद हो। नहीं, वो तो बैटिंग करते करते ही तो मायावती जी, अंजना जी, ये बैटिंग करने वाले सब चले गए, इनके सबके बल्ले टूट गए। आप देख लीजिए उड़ीसा में क्या हुआ। दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने भी 10 साल बैटिंग की थी, नवीन पटनायक जी ने, और वहां पर आंध्रा के अंदर भी बैटिंग हो रही थी और बैटिंग करते करते सरकार चली गई। और मायावती जी का तो भविष्य पूरी तरह से, अरे तो उनकी जगह तो बीजेपी आ गई है ना। मैं नहीं कह रहा कौन आया कौन नहीं आया। मैंने, अरे
मैं फिर कहूंगा कि बैटिंग करने वाले लोग बैटिंग जो दूसरों के लिए करते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। मलूक जी मेरे बड़े भाई हैं, अब अच्छी बात है वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, बेहतर है, कहीं पर भी जाएं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं। मैं कह रहा हूं जिन जिन लोगों ने बैटिंग की, जिन जिन लोगों ने बीजेपी की चिलम भरी, हमारे यहां पर देहात में कहावत है, वो सब लोग, वो सारे दल बीजेपी ने समाप्त कर दिए। वो शिवसेना हो चाहे अकाली हो, जिन जिन लोगों ने हाथ मिलाए उनको सबको समाप्त कर दिया। अब आता है एक पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना वर्तमान के प्रधानमंत्री से, वो 10 साल से रहे हो और जिनके पीछे हजारों करोड़ रुपया मीडिया पे केवल उनकी छवि को चमकाने में लगाया जाता हो, उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग करा लीजिए और गुप्त मतदान कर लीजिए और किसी को खड़ा कर दीजिएगा, मोदी जी हार जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम प्रवक्ता जो अपने अपने उसमें बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किन किन मुद्दों को बनाया गया है, अन्य पार्टियों के द्वारा कौन कौन से भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं, भ्रामक झूठ फैलाया गया है, और यहाँ तक कि जो मीडिया के द्वारा एक पक्षीय, मतलब जो ऐसा कहें कि हम प्रचार प्रसार भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इनडायरेक्टली जो किया जाता है, अगर गुणगान गाए जाते हैं तो वो प्रचार प्रसार के उसमें ही आता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली निष्पक्ष एवं सत्य खबरों देखने के लिए अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।